चलो, क्या चल रहा था आपने? साम्य के गुण। एक तो गेट को बंद कर दे थोड़ा, इसको आवाज नहीं होगी। तो साम्य अवस्था क्या होती है, ये अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, कि कोई भी रासायनिक, इसको ऊपर से हाँ, इसको ऊपर से लो कर दे। जो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी ऐसी अवस्था जिसमें उसके मापन योग्य गुण, जैसे मान लो ताप है, दाब है, सांद्रता है, आयतन है, उसमें रंग भी कह सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है स्थिर हो जाती है, या यूं कह सकते हैं अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे साम्य के गुण के बारे में। हालांकि साम्य के गुण अपन आगे और पढ़ेंगे रासायनिक साम्य को लेकर। ठीक है, तो यहाँ जनरली दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखो पहला साम्य के गुण में नंबर 1, साम्य अवस्था पर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। यानी यूं भी लिख सकते हैं कि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अभिकारक व उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट, साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बराबर होता है। साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। आ गया महेंद्र। साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। बंद कर। अरे कुछ सॉक्स वगैरह पहन के आया कर, मतलब ये है मैं और ठर जाएगा तू, मतलब है। तो इनके बीच में बैठ, थोड़ी तो गर्मी निकलेगी। साइड में जाके बैठेगा तो और ज्यादा, भीड़ में बैठेगा तो क्या थोड़ी यानी फायदा रहता है ना भीड़ में। हाँ, भीड़ में बैठेगा, अलग से बैठेगा तो फिर वहां अलग से, भीड़ में बैठेगा तो कम से कम थोड़ी बहुत उसमें तो मिलेगी। हाँ, बराबर होता है। नेक्स्ट लिखो, साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि क्योंकि उत्प्रेरक क्योंकि उत्प्रेरक अग्र व पश्च अभिक्रिया को उत्प्रेरक अग्र व पश्च अभिक्रिया को समान वेग से या समान रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। अभिक्रिया को जितना आगे ले जाएगा उतना क्या करेगा, वो पीछे लेके आएगा। उत्प्रेरक अग्र व पश्च अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है। हाँ, लेकिन उत्प्रेरक मिलाने का एक फायदा यह होता है कि जो साम्य अवस्था जो स्थापित होती है ना, ठीक है, उस साम्य को स्थापित होने में लगने वाला समय क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। अगर अपन मान लो अभिकारक और उत्पाद के बीच में अगर मान लो अपन ग्राफ बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि यह लिख देता हूं मैं, जैसे इधर लिख दिया, मान लो मैंने समय लिख दिया, क्या लिख दिया, समय, और इधर ले लेता हूं मैं सांद्रता। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं यहां पर कि जो अभिकारक होगा, अपन जानते हैं उसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहां पर अपन यूं कर सकते हैं कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक यहां पर होगी। तो उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0 होगी ना पहले तो। भाई उत्पाद बनेगा कब, जब अभिक्रिया होगी तभी तो बनेगा, है या नहीं है। तो अभी अभिक्रिया हुई नहीं तो उत्पाद की सांद्रता तो क्या होगी, 0 होगी, और अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, अधिकतम। तो अब समय के साथ अभिकारक की सांद्रता तो क्या होगी, कम, उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो अपन यूं कह सकते हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता तो क्या होगी, कम होगी, और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाएगी, बराबर होकर स्थिर हो जाएगी। इसे अपन क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था बोलेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, अभिकारक क्या हो जाएगा, अभिकारक, और ये तुम्हारा क्या हो गया,
उत्पाद। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब ये अवस्था यानी यहाँ पर इस समय पर क्या हुआ, आपके साम्य अवस्था स्थापित हो गई। ठीक है, अब यहां अगर आप उत्प्रेरक मिलाते हो ना तो कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा पहले मिला देना अपन अभिक्रिया के प्रारंभ में, तो क्या होगा, जो साम्य यहां स्थापित हो रहा था वो थोड़ा पहले हो जाएगा। यहां ऐसे ये हो जाएगी तुम्हारी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये थोड़ा इसको यूं कर देता हूं मैं, इस तरह से, है ना। तो देखो साम्य अब यहां स्थापित हो गया इस जगह पे, तो उत्प्रेरक मिलाने से होगा क्या, देखो कि साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक मिलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया को जितना आगे ले जाएगा उतना ही क्या करेगा, पीछे भी लेके आएगा। लेकिन अगर प्रारंभ में अगर अपन मान लो उत्प्रेरक मिला दे तो साम्य अवस्था स्थापित होने में जो समय जो लग रहा है ना, उत्प्रेरक उस समय को क्या कर देगा, कम कर देगा, साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो अपन जब रासायनिक साम्य के गुण पढ़ेंगे तो वहां इस बारे में और थोड़ी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो जनरल जनरल अपन ने बात कर ली साम्य अवस्था पर क्या होगा, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अग्र और पश्च अभिक्रिया का भी क्या होगा, बराबर होगा। साम्य अवस्था पर अगर आप उत्प्रेरक मिला रहे हो तो उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्प्रेरक जो है अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया को समान रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी अभिक्रिया को जितना आगे ले जाएगा उतना ही पीछे भी लाएगा। ठीक है, क्लियर है। हेडिंग लगाओ, साम्य के प्रकार। आपके कोर्स में जो अगर अपन साम्य के प्रकार की बात करें तो जनरली अपन 3 प्रकार के साम्य पढ़ेंगे। एक तो है कौन सा, भौतिक साम्य। भौतिक साम्य। दूसरा अपन बात करेंगे किसके बारे में, रासायनिक साम्य। और तीसरा अगर अपन बात करें तो वो आ जाएगा आपका आयनिक साम्य, जिसमें अपन अम्ल क्षार के बारे में बात करेंगे। आयनिक साम्य, भौतिक साम्य, रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य, तीनों के एक बार नाम लिख लो और पहले हेडिंग लगा लो भौतिक साम्य के बारे में, भौतिक साम्य क्या होता है। ये कॉलर है, ये तो है। हाँ। चलो चलो बेटा, उसको वापस कर दे, वापस कर दे उसको। बाहर की वो इस में नहीं आए, उधर भी क्लास चल रही है तो फिर उसकी आवाज इधर नहीं आएगी। मतलब सारी जो बड़ा जो होती है यही निकलती है बच्चों की। जैसे घर पे तो मान लो बोलने की आजादी नहीं है। देख लिया, चलो हेडिंग लगाओ, भौतिक साम्य। यानी जो भौतिक अवस्था में स्थापित होगा उसे क्या बोलेंगे, भौतिक साम्य। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस द्रव गैस, है ना। हालांकि 5 होती है, ठोस द्रव गैस, बीईसी और प्लाज्मा, है ना। बीईसी का पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब पदार्थ को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, बीईसी प्राप्त होती है। और जब पदार्थ को बहुत ज्यादा क्या कर दे, गर्म कर दे, तो कौन सी प्राप्त होती है आपको, प्लाज्मा, है ना। आयनिक अवस्था होती है पदार्थ की ये, है ना, जिसमें धारा का क्या होता है, चालन हो सकता है। पदार्थ जो है आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये कमरे के ताप पर एग्जिस्ट नहीं करती है, प्लाज्मा और बीईसी। तो कमरे के ताप पर 3 अवस्थाएं अपने को मिलती है, ठोस द्रव गैस। तो अपन उसी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अपन ने पढ़ भी लिया करेंगे क्या, कौन सा चैप्टर, 5th चैप्टर था ना, द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसमें 2 अवस्थाएं मुख्य रूप से कौन सी, गैस और द्रव पढ़ लिया। और ठोस अवस्था आपके 12th में पहले ही चैप्टर है, ठोस अवस्था। ठीक है, तो पहले अपन बात करेंगे जो साम्य भौतिक अवस्थाओं में स्थापित होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, भौतिक साम्य। तो लिखो, भौतिक साम्य में वह साम्य जो पदार्थ की भौतिक, वह साम्य जो पदार्थ की भौतिक भौतिक अवस्थाओं में स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक साम्य कहते हैं। उसे भौतिक साम्य कहते हैं।
अब देखो भौतिक समय भी तीन प्रकार का होगा, ठोस द्रव, द्रव गैस, और क्या हो जाएगा, द्रव गैस, और क्या हो जाएगा, गैस द्रव, है ना। ठोस द्रव, द्रव गैस, और कौन सा हो जाएगा, गैस, गैस ठोस। ठीक है, एक तो हो जाएगा ठोस द्रव, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बीच में, एक द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बीच में, और एक कौन सा हो जाएगा, गैस और ठोस अवस्था के बीच में। ठीक है, तो पहला लगाओ ठोस द्रव साम्य, ठोस द्रव साम्य। ठोस द्रव साम्य नहीं, इसमें एक तो ठोस अवस्था होगी, एक द्रव अवस्था। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपका आइस, बर्फ, है ना। नॉर्मली अगर मान लो तुम बर्फ को अगर मान लो किसी पात्र में रखोगे, जनरली जो अपने घर में जो मान लो कोई भी स्टील का पात्र है उसके अंदर रखोगे तो क्या होगा बताओ, पिघल जाएगा या पिघलता हुआ रुकेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी को अपन किसी उष्मारोधी पात्र में रख दें, बोतल वगैरह आती है ना, ये मिल्टन वगैरह की जो बोतल आती है ना उष्मारोधी जो थर्मल बोतल जो होती है जिसके अंदर गर्म पानी रखो तो ठंडा नहीं होता, ठंडा पानी रखोगे तो गर्म नहीं होगा। सही तो है, और क्या है। ठीक है, क्योंकि उसमें उष्मारोधी है, थर्माकोल की क्या लगी होती है, बाहर की तरफ परत होती है। लेकिन जब अगर मान लो उसमें आप जैसे मान लो कि आइस का मान लो टुकड़ा डालोगे उसके अंदर, आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद निकालोगे, तो क्या आपको उसमें द्रव की बूंदे नहीं मिलेगी क्या? क्यों, वो तो भाई उष्मारोधी पात्र था, उसके अंदर तो बर्फ पिघल कैसे गई? तो भाई पहले तो उसके अंदर कुछ तो तापमान था, ऐसे थोड़ी क्या, मतलब ऐसे थोड़ी क्या, मान लो बोतल के अंदर का तापमान ही 0 डिग्री था तो बर्फ डाला, तो उसे भी उसका कुछ ना तापमान तो रहा होगा। तो जब आपने क्या किया, जैसे मान लो कि बोतल है, ठीक है, अब इस बोतल का खुद का तो कोई टेम्परेचर हो गई होगा रे, है ना। ये मान लो बना लेते हैं बोतल, ठीक है। जब इसके अंदर आपने डाला तो जैसे मान लो ये बर्फ का टुकड़ा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब ये मैं सोचना कि तो बड़े में से इतना आया कैसे यहाँ से? अंदर तो मुंह छोटा है, बड़ा टुकड़ा अंदर कैसे आ गया? ठीक है, मान लेते ये आ गया। अब जब ये आएगा तो इसके अंदर थोड़ा तो पिघले तो है ही है ये, भाई कुछ तो तापमान हो गई तो थोड़ा सा तो पिघलेगा ही पिघलेगा, लेकिन उसके बाद क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा और ये ठोस रहेगा थोड़ा सा। अब प्रति सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा पिघल गया, अब प्रति सेकंड क्या होगा कि ये द्रव और ठोस यानी वापस, क्योंकि बर्फ के संपर्क में जल के अणु आएंगे तो इनका टेम्परेचर वापस क्या होगा, कम होगा। तो प्रति सेकंड कुछ द्रव के अणु किस अवस्था में आएंगे, ठोस अवस्था में, तो ठोस के किस में जाएंगे, द्रव में। तो ये इसमें क्या स्थापित हो जाएगी, साम्य अवस्था, ठोस और द्रव साम्य। इसको अपन क्या बोलेंगे, ठोस द्रव साम्य। हालांकि इनको लेकर कोई ज्यादा विशेष क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य, है ना। कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, बड़े से बड़ा, अगर जिसमें आपके केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टॉपिक अगर मान लो सिलेबस में डाला हुआ है, तो ये मान के चलो कि वहां से क्वेश्चन फंसता है कंफर्म। कई बार बाकी सिलेबस में जैसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है नहीं भाई। इतने सिलेबस होता है जरूरी थोड़ी सर्विस क्वेश्चन बने, संभव ही नहीं है, किसी से बनता है किसी से नहीं बनता। अभी तुम्हारे तो चलो मान लो लिमिटेड चैप्टर है नहीं कि 15 चैप्टर 14 चैप्टर, तो वहां से तो क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर। और बोर्ड सिलेबस भी जारी करता है, पहले ब्लूप्रिंट तक जारी करता है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टाइप्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, सारा सारा बता देता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम ऐसे थोड़ी होता है, उसमें केवल टॉपिक बता देते हैं भाई, सब्जेक्टिव आएंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव आएंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो भाई आपको एबीसीडी ही पढ़ने हैं, तो उसमें थोड़ी बताता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं है। सिलेबस आ गया वो आपको पढ़ना है। अब किसी से क्वेश्चन बनते हैं, किसी से नहीं बनते, लेकिन जो साम्य अवस्था है इससे लगभग क्वेश्चन 100% चांस होता है बनता ही, ठीक है। तो उसमें भी भौतिक साम्य से तो क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबरी होती है। तो समझ में आ जाएगा ठोस द्रव साम्य क्या होगा। तो लिखो ठोस द्रव साम्य में एक उष्मारोधी फ्लास्क में, उष्मारोधी फ्लास्क में बर्फ के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। एक उष्मारोधी फ्लास्क में बर्फ के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, टुकड़े डाल देते हैं। फ्लास्क के प्रारंभिक तापमान के कारण, फ्लास्क के प्रारंभिक तापमान के कारण, प्रारंभिक तापमान के कारण बर्फ का कुछ भाग पिघल कर किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। प्रारंभिक ताप के कारण बर्फ का कुछ भाग पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है।
इसके बाद ताप क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा अंदर का। फिर इसके बाद ताप स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है और साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। यानी दो चीजें आपको मिलेगी, जैसे एक तो H2O है, इसको थोड़ा अपन ब्रेक में ले लेते हैं। H2O सॉलिड, और जब ये पिघलेगा तो क्या बनेगा बताओ, H2O लिक्विड। अब यहां से अगर अपन बात करें, जैसे मान लो ये बर्फ से क्या बन रहा है, जल, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गलन। क्या बोल रहे हैं, गलन। और फिर द्रव से वापस ठोस में आना क्या कहलाएगा, हिमन। हिमन भी कह सकते हो, पिंडन भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको, हिमन। हिमन, पिंडन, क्रिस्टलन, अलग अलग शब्द देते हैं। ठीक है, तो साम्यावस्था पर क्या होगा, साम्य पर अपन कह सकते हैं गलन और हिमन क्या होंगे बताओ, बराबर होंगे। यानी प्रति सेकंड ठोस के जितने कण द्रव अवस्था में आएंगे, उतने ही द्रव के कण किस अवस्था में आ जाएंगे, ठोस अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, छापो इसको। सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ना। केमिस्ट्री की सबसे खास बात यह कि ये इजी बहुत है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अगर मान लो कि पूछ ले कि केमिस्ट्री की सबसे खास, सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, इजी बहुत है। केमिस्ट्री बोले तो मजा है, नहीं आता है क्या? गया, अगला लगाओ, गैस द्रव साम्य। गैस द्रव साम्य, गैस द्रव साम्य का उदाहरण देखा है तुमने कभी? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी सभी ने, है ना। शरीर को तो किसी को प्यारा है नहीं, सब नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते बॉडी को, चाहे मेडिकल साइंस कुछ भी बोल देगी, ये नहीं करना है, नहीं हम तो करेंगे, तो रोकना हो तो रोक लो, नहीं है हम तो बीमार होके रहेंगे, ठीक करना हो तो करके दिखाओ देके, है नहीं। जैसे मान लो कि एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो उसका चैलेंज होता है टीचर को, है कि हिम्मत हो तो फेल करके दिखाए, जो डफर होता है हिम्मत हो तो पास करके दिखा देते हैं। हिम्मत हो तो पास करके दिखाओ, मतलब वही है ना, हिम्मत हो तो पास करके दिखाओ। मतलब एक दो साल तो ऐसा फेज आएगी, अभी जैसे 10th में जो बैच है, 12th में जो बैच है, मतलब वो कोरोना प्रोडक्ट है एक प्रकार से, मतलब है नहीं, प्रमोट होके आगे, है नहीं। 10th में तो हालांकि वो एग्जाम अब दे रहे हैं, मतलब है नहीं, तुमने एग्जाम दिया, 10th में जॉब आएंगे वो देंगे, लेकिन 9th का तो वैसे निकल के आगे, 8वीं 9वीं से जम करके आगे, वो आगे उसको लिखना पढ़ना ही नहीं आ रहा है। मतलब मैंने 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, 11 साल के करियर में मैंने पहली बार ऐसा देखा जब किसी बच्चे की 70 में से 0 है, 70 में से 0 नंबर है। दिमाग घूम गया, मतलब अंटार्कटिका लिखना नहीं आ रहा उसको, उत्क्रमण लिखना नहीं आता लोग, 10वीं के अंदर अब क्या पढ़ाए उसको बताओ। हालात ये, मैंने कह रहा हूं ना, मतलब हालात ये कि उसको मान लो किताब दे दे, ले भी तू उसमें से लिख ले, तो भी नहीं लिखो, उसको पता ही नहीं चला प्रश्न कौन से चैप्टर का है, पता ही नहीं है उसको, क्या लिखेगा। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ, नोट बोल रहा हूँ कि ये नोट्स दिल से लिखाते हैं बोल के, तो वो लिख ही नहीं पाते, उसको पास कैसे कराएं, चुनौती है। फिर भी उनको मतलब देर का भी बड़े जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 10th में जैसे विद्युत जनित्र हो गया, विद्युत मोटर है, ये कंफर्म में पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन, चित्र वाले, है ना। बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन, जनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कुछ ना कुछ तो पूछेगा। कोई उनको बोल दे चित्र जो है कंप्लीट करके ले आओ, 100% पूछेगा। चित्र बनाने के लिए कहा भी, एक दिन का भी तुम्हें देख के बनाने हैं, अगले दिन तुम्हें बिना देख के बनाने हैं। अब उसको दिया भाई, मानव पाचन तंत्र का, सॉरी श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए, वो बना रहा है हृदय, ठीक है। किसी श्वसन तंत्र को बना रहा है, किडनी का बना रहा है चित्र, तो उसको ये नहीं पता चल रहा कि पाचन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है? मस्तिष्क का दिया तो हृदय का बना दिया। तो ये तो हालात है, मतलब है नहीं। तो क्या मतलब थोड़ा बुरा लगता है जब पेरेंट्स के इतने पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद भी वो मतलब क्या उम्मीद करें उनसे, है। अब पीटे तो भी पीटे, कितना पीटे बताओ, है।
जब वो ढीठ हो गए अपना बेचारे कितना भी मार लो तो कुछ नहीं होने वाला, उनको फर्क नहीं, पाके हो गए हो तो मतलब बस, है नहीं, उनका फिक्स सिस्टम है। मतलब उनको एक जो बच्चा होता है उसका तो चलो होता है सिस्टम, चलो ठीक है, मतलब मार पड़ी सीरियस होता है तो अगले दिन पट गया जाता है, उनको मार खा के पाके हो गया, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, है नहीं। मैंने दूसरा तरीका भी अपनाया, मैंने कहा कि चलो ठीक है क्लास के बाहर उसको खड़ा कर दिया, चलो मुंह में अंगूठा लेके खड़ा हो जा तू इंसल्ट फील करेगा थोड़ी, है नहीं, वो तो और हंस रहा है और हंस रहा है वो तो, मतलब अब क्या करे भाई, है सारी सीमाएं खत्म हो जाती है। तो ये स्पेशल केस होते हैं, मतलब जो टीचर के लिए चुनौती होते हैं, मतलब कि चलो पास करके दिखाओ मुझे, देखे है वो खुद तैयारी नहीं है, आया नहीं, तो क्या करे उसका, दो चार है ऐसे नमूने तो उसको देखेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनका चलो क्या लिखा, द्रव गैस साम्य। तो द्रव गैस साम्य की अगर अपन बात करें, शीतल पेय पदार्थ सोडा वाटर जो आती है, क्या बना होता है उसके अंदर लिक्विड, और जैसे अपन बोलते हैं गैस निकलती है उसमें से, तो क्या है बताओ, CO2 गैस होती है। तो द्रव और गैस आपस में किस अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। अंदर बोतल के अंदर जो गैस भरी होती है वो क्या होती है, प्रेशर से भरी होती है, और बाहर का दाब क्या होता है, बोतल की दाब के अंदर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। बाहर का जो दाब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। और अपन जानते हैं कि गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। अब जैसे ही अगर तुम बोतल को खोलते हो, प्रेशर से गैस निकलती है, और अगर मान लो तुम बोतल को थोड़ा हिला के फिर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, बुलबुले निकलेंगे, क्योंकि वो गैस द्रव के अंदर घुल जाएगी। जैसे ढक्कन को खोलोगे, अंदर का दाब जाता है, तो वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गैस जो है तेजी से बाहर आएगी, तो अपने साथ कुछ लिक्विड को भी लेके आ जाती है ना। तो सोडा वाटर की बोतल में जो बुलबुले निकलते हैं, तो जब गैस को द्रव में अपन घोलते हैं तो कौन सी अवस्था में हो जाते हैं, वो साम्य अवस्था में। प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होने से गैस के अणु क्या जाएंगे, पास में जाएंगे, पास में आने से किस अवस्था में आ जाएंगे, वो बताओ, द्रव अवस्था में आ जाएंगे रे, किस में जाएंगे, द्रव अवस्था में। तो वही स्थिति चलती रहेगी, प्रति सेकंड कुछ अणु द्रव से गैस में, गैस से द्रव में चलता रहेगा, ठीक है। जैसे इसका और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, वाष्प दाब को अपन ने बात की थी, है ना, वाष्प दाब के बारे में, कि जो पात्र जो होता है, अगर मान लो ये पात्र ले लिया और इसके अंदर अपन ने क्या भर दिया, जल भर दिया, और इसको ऊपर से अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद। अब जब इसको अपन गर्म करेंगे पानी को, तो इसकी क्या बनेगी, भाप बनेगी। अब ये भाप जो है वाष्प ऊपर जाकर क्या करेगी, टकराएगी, कौन सी अवस्था होगी, गैस अवस्था, और वापस आकर ये द्रव पर क्या लगाएगी, एक दाब लगाएगी, जिससे अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। साम्य अवस्था पर द्रव वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो अब इस दौरान ये जो वाष्प जब यहाँ इस द्रव के संपर्क में आएगी, तो ये वाष्प यानी गैस अवस्था ही तो है, तो किस अवस्था में आ जाएगी, वापिस द्रव अवस्था में, ठीक है। और ये द्रव किस में जा रहा है, गैस अवस्था में। तो यानी अपन कहेंगे कि कुछ समय बाद अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हो, नीचे से टेम्परेचर को आपने वही रख रखा है, ठीक है, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब प्रति सेकंड कुछ गैस के अणु द्रव अवस्था में जाएंगे, तो द्रव के अणु किस में आएंगे, गैस अवस्था में आएंगे। तो यहाँ पर जो साम्य स्थापित होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, गैस द्रव साम्य कह सकते हैं, या द्रव गैस साम्य कह सकते हैं। तो इस दौरान दो स्थिति आपके समान होगी, जैसे मान लो कि द्रव है और द्रव से क्या बन रही है, मान लो वाष्प, जिसे अपन गैस अवस्था कह सकते हैं। हालांकि गैस और वाष्प में अंतर होता है थोड़ा सा, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, है ना। वाष्प या जिसे मैं क्या लिख रहा हूँ, जनरली इसको अपन गैस अवस्था कह देते हैं, बाकी थोड़ा अंतर होता है शब्दावली के रूप में। तो द्रव से वाष्प या गैस बनना क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है, वाष्पीकरण या वाष्पन, वाष्पन क्या कहलाता है, वाष्पन भी कह देते हैं। उबलने को बोलते हैं अपन क्वथन, क्या बोलते हैं, क्वथन, उबलेगा तब, ठीक है। तो उबलना तो बहुत दूर की वजह से अपन पानी को गर्म करते हैं, तो आप देखोगे जैसे मान लो 50-60 रुपए भी भाप निकलने लग जाती है, वाष्प तो बनी रही है ना। क्वथन की बात करेंगे तो कितने पाएगा, 100 डिग्री पे, 100 पे उबलने लग जाएगा वो। तो क्वथनांक अलग चीज है, तो उबलने का अंक है ना। द्रव का वाष्प में आना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का उबलना क्वथन कहलाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगली बात करते हैं, वाष्प से द्रव में आना क्या कहलाएगा, संघनन। तो साम्य अवस्था पर क्या होगा बताओ, साम्य अवस्था पर वाष्पन और संघनन की दर क्या होगी, बराबर होगी। तो आपका वाष्पन और संघनन की जो दर है वो साम्य पर क्या होगी, बराबर होगी। देखो कितना इजी है, आया नहीं है, इसलिए तो कहते केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो लिखो, द्रव गैस साम्य में, जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है, जब किसी गैस को द्रव में
बोला जाता है, बोला जाता है। तो द्रव्य गैस के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। एक साम्य स्थापित हो जाता है जिसे द्रव गैस साम्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल में तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक पात्र लेते हैं, उसमें क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, उसको ऊपर से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। गर्म करने पर उसकी क्या बनती है, वाष्प। वाष्प ऊपर से टकरा कर वापस नीचे आएगी, क्या बनेगा, द्रव। ठीक है, तो ये इस तरह के तुम बेबी टाइप एग्जाम्पल है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लिख लो। अब यहां से कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि जो सोडा वाटर की जो बोतल है, जब उसको खोला जाता है तो उसे बुलबुले क्यों निकलते हैं। अभी बताया मैंने, क्योंकि बाहर का जो दाब होता है क्या होता है, ज्यादा सॉरी कम होता है, और अंदर का दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो गैस जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। तो जैसे आप ढक्कन को खोलते हो तो वो दाब को बराबर साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करती है, अंदर का दाब और बाहर का दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो गैस जब बाहर निकलती है तो उसके साथ कुछ द्रव भी जो है क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है बुलबुलों के रूप में। तो ये क्वेश्चन भी तुम लिख सकते हो, सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर उससे बुलबुले क्यों निकलते हैं, है ना। लिख लो और फिर ये करके लाना है तुम्हें, लिख लो। सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर उसमें से बुलबुले क्यों निकलते हैं। बुलबुले क्यों निकलते हैं। ठीक है, 4-5 लेने छोड़ दो तुम्हारे हिसाब से भी, तुम्हें खुद को लिखना है, कहीं से उठाना नहीं है या नहीं। खुद के अभी बता दिया मैंने, लैंग्वेज तुम्हें खुद को सेट करनी है। अरे भाई साइंस ये थोड़ी कि मान लो कि ब्रह्मा जी ने अवतार लेके लिख दी, जो अपन नहीं कर सकते भाई। अनुभव का सब्जेक्ट है विज्ञान, तो भाई जो अनुभव किए जाते हैं उनको किताबों में लिख दिया जाता है, वो अपना सिलेबस हो जाता है या नहीं। अगला लगाओ, ठोस गैस साम्य। ठोस गैस साम्य किस में स्थापित हो सकता है बताओ, है भाई। ऐसे पदार्थ में होगा ना जो ठोस से सीधा किस में आएगा, गैस अवस्था में आएगा। अगर ठोस से द्रव में आ रहा है, फिर द्रव से गैस में आ रहा है, तो फिर द्रव गैस हो गया वो। तो भाई ठोस से द्रव में आया, फिर द्रव से गैस में, तो फिर क्या हो जाएगा, वो द्रव गैस हो जाएगा। ठोस गैस साम्य का मतलब क्या होगा, जो ठोस से किस में आ जाएगा, सीधा गैस अवस्था में आ जाएगा। ठोस से सीधा किस में आएगा, गैस अवस्था में आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठोस गैस साम्य कहेंगे। हाँ आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ठोस गैस साम्य। तो ठोस गैस साम्य नहीं, जो कपूर होती है, ठीक है, कपूर, जो आरती कपूर देखा ही होगा सभी ने, जैसे अपन जलाते क्या निकलता है उससे, काला काला धुआं निकलता है। क्या निकलता है, काला धुआं निकलता है। ठीक है, तो उसको एक पात्र में बंद कर दो। पहले अपन पढ़ चुके हैं कि साम्य हमेशा बंद पात्र में स्थापित होगा। अगर आप मान लो, जैसे मान लो नॉर्मल थाली के अंदर करके वो आरती करता है, अगर मान लो कर रहे हो, तो फिर तो बाहर वायुमंडल में चला जाएगा। पात्र क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद। जब वो जलेगा तो क्या निकलेगा, उससे धुआं निकलेगा, और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा वापिस। यानी ठोस से गैस, गैस से सीधा वापिस किसमें, ठोस में। तो जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, ऊर्ध्वपातज। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज। ठीक है, तो जब कपूर को जलाएंगे तो सीधी क्या बनेगी, गैस, और गैस से वापिस ठोस में। तो जब पात्र बंद रहेगा तो ऐसी स्थिति आएगी जब ठोस से प्रति सेकंड कुछ ठोस के कण किस में जाएंगे, गैस अवस्था में, गैस से ऊपर जाकर किस में जाएगी वापिस, ठोस अवस्था में। तो उसको कौन सा समय कहेंगे, ठोस गैस समय। लिखने की जरूरत है क्या बताओ, नॉर्मल कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठोस गैस समय आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना इसके अंदर। ठीक है, और कल अपन बात करेंगे किसके बारे में, रासायनिक समय के बारे में। ठीक है, कल का टाइम, कल संडे है तो कल का क्या टाइम रहेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तब तक बायोलॉजी आप जो है सब्जेक्ट पढ़ो। बिल्कुल है।